हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाभिमान और हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स। 31 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे या राष्ट्रीय एकता दिवस टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट डिप्टी पीएम एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जाने जाते हैं फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जहां पर उन्होंने 560 से अधिक राष्ट्रों का विलीनीकरण किया और इसमें इंस्ट्रूमेंटल भूमिका निभाई। इस दिन रन फॉर यूनिटी और दूसरे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पीएम मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंडर आयुष्मान वाय वंदन कार्ड लॉन्च किया। ये टारगेट करता है 70 साल और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को और कवर करता है 5 लाख तक का फ्री हेल्थ कवरेज एनुअली, और ये इनकम न्यूट्रल है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य देखभाल के खर्च को कम करना और उनके हेल्थ को टारगेट करना। इसके अंडर 4 करोड़ लोगों की मदद की जा चुकी है। इस कार्ड का लाभ उठाने के लिए बेनिफिशरीज को पीएमजे पोर्टल या ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा। इस पर लगभग 3,437 करोड़ की लागत आएगी। बाय 2050 19.5% इंडिया में बुजुर्ग होंगे और लगभग 6 करोड़ बुजुर्ग इससे लाभान्वित होंगे। 27 अक्टूबर 2024 को भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका रॉय ने इटली में WTT फीडर कैलगारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में दक्षिण कोरिया की यू सियू और किम ह्यून को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी की सोफिया बली और फ्रांसिस्का शाइनर को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके अलावा यशस्वी घोरपड़े हरमीत देसाई के साथ मिक्स्ड सेमीफाइनल्स में पहुंची, लेकिन वो इटली के जॉन ओयबोडे और गया मोनफोर्डिनो से 3-0 से हार गई। 28 अक्टूबर 2024 को एम्स दिल्ली के ग्रासिस्ट क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की घोषणा की गई। यह परीक्षण स्ट्रोक के थक्कों के इलाज के लिए डिज़ाइन किए गए नए स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करेगा। एम्स ने बताया कि यह उपकरण विशेष रूप से भारत में स्ट्रोक के रोगियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एम्स में न्यूरोसाइंस के प्रमुख डॉक्टर शैलेश गायकवाड़ ने बताया कि परीक्षण का उद्देश्य स्ट्रोक के रिकवरी में सुधार करना और स्ट्रोक देखभाल के लिए नए मानक स्थापित करना है। ये इंडिया और ग्लोबली अधिक से अधिक रोगियों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाएगा और इसका उपचार सस्ता होगा। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने 24 अक्टूबर 2024 को सर्बिया में यूरोपियन चेस क्लब में जीत के साथ प्रतिष्ठित 2,800 का रेटिंग पार कर लिया है। उन्होंने ये उपलब्धि 21 साल की उम्र में पाई है, जो विश्वनाथन आनंद के बाद उन्हें दूसरा ऐसा ग्रैंड मास्टर बनाता है। एरिगैसो ने 5वें राउंड में रूसी ग्रैंड मास्टर दिमित्री आइंद्रिकिन को सफ़ेद मेहरों से हराकर ये रेटिंग हासिल की, जिसके बाद वे विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। शतरंज के कौशल को मापने के लिए ये एलो रेटिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मनिका बत्रा 27 अक्टूबर 2024 को फ्रांस में WTT चैंपियंस मॉन्टेपेलर के क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में इतिहास रची। उन्होंने विश्व स्तर पर 23 स्थान पर रहीं और उन्होंने रोमानिया की 14 नंबर की बर्नाडेट स्टोक्स को 3-1 से हराकर अपना स्थान सुरक्षित किया। हालांकि क्वार्टर फाइनल में वो चीन की कियान तियानी से 3-0 से हार गई, जो कि 21 स्थान पर हैं, और वो दुनिया के 4 नंबर के खिलाड़ी वांग यीडी को हराया था। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रोमानिया पर भारत की 3-2 की जीत के दौरान बत्रा ने सोजेक्स को भी हराया था। भारतीय खो खो महासंघ ने पहली बार खो खो विश्व कप की घोषणा की, जो कि 13 से 19 जनवरी 2025 के दौरान आईजे स्टेडियम पर आयोजित किया जाएगा, जो कि पारंपरिक भारतीय खेल के लिहाज से
महत्वपूर्ण वैश्विक शुरुआत है। 6 महाद्वीपों के 24 देश इसमें हिस्सेदारी करेंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग की 12-12 टीमें मेजबानी करेंगे। साइक्लोन दाना 25 अक्टूबर 2024 को मॉर्निंग में उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के सदर्न पार्ट में स्ट्राइक किया। इसने लगभग 10 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचते हुए केंद्रापाड़ा, भद्रक, बालासोर और वेस्टर्न और सदर्न वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स पे इसने हिट किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने इसकी समीक्षा की और स्थानीय जिला कलेक्टरों को नुकसान कम करने का निर्देश दिया और वेस्ट बंगाल ने भी सिमिलर चीज़ फॉलो किया। इसके अलावा एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी अपने मोर्चा संभाला और लोगों को बचाते हुए उन्होंने उन्हें सेफ जगह पहुंचाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ की टीम भेजी और इस साइक्लोन का रिव्यू किया। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दोनों स्टेट्स को भेजा गया। 24 अक्टूबर को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि स्टेट आर्म पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है, उसने 24 अक्टूबर 2024 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। आईटीबीपी हिमालयन फ्रंटियर्स को गार्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और एक भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें महिला टुकड़ियाँ, स्कीट इकाइयाँ, घुड़सवार, पैराट्रूपर्स और अर्धारोहण टीमों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड ने अपना कौशल दिखाया। पीएम और अन्य नेताओं ने इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी और कठोर परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आईटीबीपी के वीरता समर्पण की प्रशंसा की। 24 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अपना स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाता है। 1945 को 24 अक्टूबर के ही दिन स्थापना संयुक्त राष्ट्र की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व शांति लाने के लिए, पुनर्निर्माण करने हेतु एक लॉन्ग पीस करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी और इस मसौदे पर 50 देशों ने साइन किया था और उनमें भारत एक सिग्नेटरी था। 22 से 24 अक्टूबर के बीच कजान, रशिया में ब्रिक्स का 16वां समिट ऑर्गेनाइज किया गया। उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना के नेताओं ने भाग लिया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया और भारत की तरफ से हिस्सेदारी की। इस समिट में ब्रिक्स को नए सदस्य मिले, जिनमें प्रमुख थे यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया आदि देश। इस समिट में रूस, यूक्रेन युद्ध, फिलिस्तीन संकट और पश्चिम देशों द्वारा रूस पर लगाए गए सैंक्शंस पर चर्चा की गई और अंत में कजान घोषणा पत्र, कजान डिक्लेरेशन रिलीज किया गया और नए एक ब्रिक्स की करेंसी, लोकल मार्केट और ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को और मजबूत करने की बात की गई। ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओ'नील ने दी थी। शुरुआत में ये ब्रिक्स था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इसकी स्थापना 2009 में की गई और 2010 में इसे साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, तब ये ब्रिक्स बना। कालांतर में इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई फोर्टलिजा समिट के दौरान और फिर ये आगे बढ़ता ही चला गया। भारत और चीन ब्रिक्स की दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं और धीरे धीरे नई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ भी ब्रिक्स से ज्वाइन कर रही हैं और नई इकोनॉमीज़ ने ब्रिक्स को इस समिट में ज्वाइन किया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना अप्रैल 2023 में भारत द्वारा की गई। इसका उद्देश्य है दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजाति जैसे कि बाघ, शेर, हिम तेंदुए, जैगुआर, प्यूमा और चीता को संरक्षित करना, उन्हें कंजर्व करना और इसका उद्देश्य इलिसिट वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग को रोकना और उनके इन सिटू कंजर्वेशन को प्रमोट करना और उसके संरक्षण प्रयासों के लिए एक साधन जुटाना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में आयोजित होंगे। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे। ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है
जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश, शूटिंग जैसे खेलों को हटाकर संख्या इसकी 10 कर दी गई है स्पोर्ट्स इवेंट्स की, क्योंकि इशू फाइनेंशियल है और मैनेजरियल भी। ये खेलों का 23वां संस्करण है जो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो, स्कॉटलैंड के 4 अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में भारत सहित 74 कॉमनवेल्थ देश हिस्सा लेंगे। इसमें 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। साइक्लोन दाना के बारे में हमने पहले चर्चा कर दी थी, तो आइए अब चर्चा करते हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट को रिन्यू करने के लिए सिग्नेचर किया है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में सिचुएटेड है और ये गुरु नानक की जन्मस्थली के बारे में के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट पर साइन किया था इंडिया और पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से इंडिया ने ये भी अनुरोध किया है कि वो जो $30 का सर्विस टैक्स ले रहा है उसे वह भी माफ़ कर दे और इसे दोबारा इन पर इम्पोज न करे। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से तीर्थयात्री पाकिस्तान जाते हैं और गुरु नानक की पावन जन्मभूमि के दर्शन करते हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता लुआंग कांग को 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया। कुआंग सीपीपी केंद्रीय समिति सचिवालय के स्थायी सदस्य हैं। उन्हें 91% वोट मिले और 440 प्रतिनिधियों द्वारा उन्हें चुना गया। इन्होंने टू लैम का स्थान लिया, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव की भूमिका भी निभाई थी। वियतनाम में राष्ट्रपति का पद एक औपचारिक मात्र है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण 22 अक्टूबर 2024 को एक्टिव कर दिया गया। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिया गया, जिसके अधीन नागरिकों को बचने की सलाह दी गई। वायु गुणवत्ता बिगड़ने का कारण है धूल पैदा करने वाले निर्माण और कचरा बायोमास का खुले में जलाया जाना। 11 सूत्रीय कार्य योजना इस अधीन लागू कर दी गई, जिसके अंडर दैनिक सड़कों की सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों में धूल नियंत्रण का सख्त लागू करना शामिल है। मालदीव ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपने देश में लागू करने का फैसला किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लागू होने से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन होगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मालदीव में हो सकेगा और भारतीय पर्यटक आसानी से भारतीय मुद्रा में ही भुगतान मालदीव में कर सकेंगे। यूपीआई पहले से ही कई देशों में लागू है, जिनमें प्रमुख है यूएई, श्रीलंका, सिंगापुर। एक साल पूर्व तक मालदीव भारत संबंध थोड़े से कटु रहे हैं, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद से मालदीव भारत संबंध में सुधार आया है और दोबारा रिश्ते पटरी पर आए हैं और भारत मालदीव नई रिश्ते की बागत लिखेंगे, ऐसी संभावना है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें 3000 से भी अधिक उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञों ने साथ आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस सम्मेलन में 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर बात हुई और यह इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 8वां सम्मेलन था। अंतिम दिन AI और भविष्य की नीति और विनियम के आधार पर चर्चा की गई। विराट कोहली 9000 रन टेस्ट रन पूरा करने वाले भारतीय क्रिकेटर बने, चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि उन्होंने 18 अक्टूबर 2024 को बेंगलोर के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में अर्जित की। उनके पहले ये उपलब्धि सचिन तेंदुलकर 15,000 रन, राहुल द्रविड़ 13,000 रन और सुनील गावस्कर लगभग 10,000 रन अर्जित करके प्राप्त किए थे। उनका उच्चतम स्कोर 254 रन नाबाद रहा है और उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 29 शतक और 31 अर्धशतक लगाए हैं। आतंकी संगठन हमास का प्रमुख यहया सिनवार दक्षिण गाजा के रफा में एक आकस्मिक मुठभेड़ में रन मारा गया। इमारत में एक टैंक के गोले के फटने के कारण यहया सिनवार की मौत हुई।
इस संबंध में इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें उसे दिखाया गया था एक हाथ में बंदूक और तलवार पकड़े हुए वह सोफे पर बैठा हुआ है। उसी के कारण पिछले वर्ष 2023 में 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल में हमले किए गए और तब से यह सिनवार के हंट के लिए IDF लगा हुआ था और अंततः उसे सफलता मिली। 61 वर्षीय यह सिनवार ने कई हमले किए और उसका क्लोज एसोसिएट इस्माइल हानिया भी जुलाई में मारा गया। इसराइल ने अब हमास को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है, अब उसे पूर्ण रूप से खात्मा के लिए अग्रसर है। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। उनकी सिफारिश DY चंद्रचूड़ द्वारा की गई थी अपने उत्तराधिकारी के रूप में। अगर उनकी यात्रा के बारे में बात करें तो जस्टिस खन्ना ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन 1983 में करवाया। इसके बाद उन्होंने जिला अदालतों, दिल्ली उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया। 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बने। 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ लेने के साथ ही राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली थी जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य NDA के सहयोगी दलों ने भी भाग लिया। नोबेल कमेटी ने डॉरेन एसिमैग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया। ये तीनों ही अमेरिकन सिटीजन हैं और उन्होंने अपना रिसर्च इस संबंध में प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शाया कि किस तरीके से उपनिवेशीकरण के दौरान शुरू की गई संस्थाएं किसी देश की दीर्घकालिक आर्थिक सफलता और स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने ये बताया कि कैसे समावेशी संस्थाएं समाज को लाभ पहुंचाती हैं और राष्ट्र के विकास में बढ़ावा देती हैं, जबकि निष्कर्षकारी संस्थाएं सत्ता में बैठे लोगों को लाभ पहुंचाती हैं और जनसंख्या का शोषण करती हैं। अर्थशास्त्र नोबेल की स्थापना स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने की थी और यह वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर की पद की शपथ ली। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह 2019 के बाद पहली बार एक निर्वाचित सरकार है जो यूनियन टेरिटरी में स्थापित की गई। शपथ समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उनके साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली। उमर अब्दुल्ला पूर्व में भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला एवं दादा शेख अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री के पद में रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला 2009 से 2014 तक जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वह एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं। PM मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने MSP 2025-26 के लिए डिक्लेयर किया। सर्वाधिक MSP वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इसके बाद मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इसके अतिरिक्त गेहूं, चना, कुसुम, जौ आदि फसलों के लिए भी MSP डिक्लेयर किए गए। 2025-26 के विपणन सत्र के लिए गेहूं का नया MSP 2425 रुपये डिक्लेयर किया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि भारतीय किसानों को लागत का कम से कम 1.5 गुना लाभ मिले, जिससे अपेक्षित मार्जिन कम से कम 50 से 105% तक हो। इसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना और फसलों का विविधीकरण करना है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, DA और पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। इससे
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। हालांकि इससे आर्थिक बोझ सरकार पर भी पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में एक ही सत्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 13 एवं 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होंगे। यह निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में लिया गया। महाराष्ट्र में 9 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और इस हेतु नामांकन की घोषणा 22 अक्टूबर को की गई, जबकि झारखंड में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इस हेतु 18 और 22 अक्टूबर को 2 चरणों में सूचना जारी की गई और 26,000 से अधिक स्टेशन पर यहाँ मतदान होगा। वोटों की गिनती दोनों राज्यों में एक ही दिन 23 नवंबर को की जाएगी। इसके अतिरिक्त 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को आयोजित होंगे, जिसमें वायनाड संसदीय सीट भी शामिल है। भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदेगा। भारत ने निर्णय लिया है कि वह 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका से खरीदेगा। इस हेतु अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। MQ-9B गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन्स रक्षा निगरानी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस हेतु जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल इंडिया के साथ एक अलग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी क्षमता 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ने और 400 प्रति घंटे गति से उड़ने वाला यह ड्रोन है, जो निगरानी खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 15 अक्टूबर 2024 को परवेश शिरोमणि ने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 26वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे नेविगेशन और निर्देशन के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने तटरक्षक संबंधी सभी प्रमुख जहाज़ों की कमान संभाली है। वह नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अपनी सेवा के लिए उन्हें कई पदक मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं तटरक्षक पदक, राष्ट्रपति तटरक्षक पदक एवं महानिदेशक प्रशस्ति पदक शामिल हैं। 14 अक्टूबर 2024 को स्पेसएक्स ने दक्षिण टेक्सास में लॉन्च पैड पर लौटते हुए ही रोबोटिक हथियार का उपयोग करके अपने स्टारशिप रॉकेट के विशाल बूस्टर चरण को पकड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। लिफ्ट ऑफ करने के बाद सुपर हैवी बूस्टर सफलतापूर्वक लौट आया, जबकि ऊपरी चरण को हिंद महासागर में गिरने के लिए निर्धारित स्थान पर भेजा गया। 70 मीटर लंबा स्टारशिप रॉकेट अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष यान है और यह पूरी तरीके से तेजी से पुनः प्रयोज्य होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीक चंद्रमा, मंगल और दूसरे स्पेस मिशन को और सुगम और सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंडियन नेवी ने 14 अक्टूबर 2024 को बहुउद्देशीय पोत MPV समर्थक लॉन्च किया। कट्टुपुल्ली में L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह स्वदेशी पोत कई मामलों में महत्वपूर्ण है। नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि समर्थक एक बहुमुखी पोत है जो लक्ष्यों को खींचने, लॉन्च करने, पुनः प्राप्त करने और स्वदेशी हथियारों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई 106 मीटर है और इसकी स्पीड 15 नॉटिकल मील तक है। 25 मार्च 2022 को अनुबंधित यह परियोजना भारतीय शिपयार्ड के सहयोग से संचालित की जा रही थी। ये लोकल शिप मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट देगा और नौसेना के कैपेबिलिटी को भी इन्हांस करेगा। नासा ने 14 अक्टूबर 2024 को बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। इसका लक्ष्य यह पता करना है कि यूरोपा कहाँ है एवं यहाँ पर जीवन संभव है अथवा नहीं। सौर से संचालित यह रोबोटिक मिशन 5 साल 6 महीने की यात्रा करेगा और लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा पूरा करके ये 2030 में बृहस्पति की कक्षा में पहुंचेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 14वां महारत्न कंपनी बना। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देश का 14 महारत्न कंपनी घोषित किया।
यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंडर आता है। इसकी घोषणा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने की और यह बताया गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में अंतिम मंजूरी दे दी है। यह निर्णय केंद्रीय वित्त सचिव के इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष कमेटी की सिफारिश के बाद लिया गया। जापानी एनजीओ को मिला नोबेल पीस प्राइज। 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थान निहान हिंदानक्यू को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। निहान हिंदानक्यू परमाणु मुक्त दुनिया की वकालत करता है एवं परमाणु हथियार को अंत करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहा है। लगभग $1 मिलियन का यह सम्मान अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 2024 को ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2011 में लड़कियों के अधिकारों एवं दुनिया भर में उनके सामने आने वाले अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यह दिन घोषित किया था। 2024 का थीम था भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, जो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता और लड़कियों की आवाज़ और आकांक्षाओं से प्रेरित आशा पर प्रकाश डालता है। नोएल टाटा बने टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा, जो उनके सौतेले भाई हैं, उन्हें टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा ने वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया है और उनके नेतृत्व में टाटा ने